नमस्कार दोस्तों। तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह हिंदी साहित्य इतिहास का जटिल विषय है। जटिल मैं कई संदर्भों में कह रहा हूं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पे जब भी बात की जाती है तो यह विषय सिर्फ सामान्य पाठक को ही परेशान नहीं करता है, बल्कि हिंदी साहित्य के मानक आलोचक, आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रतिष्ठित आलोचक हैं उनको भी परेशान करता है। तो इसलिए आज का विषय मैंने इसी विषय पर चयन किया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर बात करूं। तो दोस्तों, बस मैं आपके बीच इस विषय पर विस्तृत रूप में प्रकाश डालूं, इसलिए प्रकाश डालूं इससे पूर्व मैं आप लोगों के बीच कुछ हिंदी साहित्य के जो, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा किशन जी, दिखेंगे दिखेंगे आप, थोड़ा सा परेशान मत होइए, सब कुछ दिखेंगे। तो वो दिखेंगे, आप बहुत जल्द दिखेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपके बीच थोड़ा सा क्लास को स्टॉपेज किया हूँ, लेकिन वो सब हो जाएंगे। बस 2 मिनट आप मेरे साथ रुकिए। ठीक है। चलिए, मैं अब आपके सामने अपनी बात रखूं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मैं बैनर नहीं बना पाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा बैनर बनाने में समय लग गया। इसीलिए अब चलिए हम लोग मुकम्मल रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर बात करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अपने आप में एक जटिल विषय है। जटिल इसलिए भी है क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे वह एमए की सिलेबस में हो अथवा स्नातक की सिलेबस में हो या ग्रेजुएशन की सिलेबस में हो, वहां पर अक्सर विद्यार्थी बोरिंग महसूस करते हैं पढ़ते वक्त और उनसे भागने की कोशिश करते हैं। जबकि सबसे पहला ही टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और लोग हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को नजरअंदाज करके
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा से अध्ययन अध्यापन शुरू करते हैं, जो थोड़ी सी सहूलियत भरी होती है। खैर, हम अपनी बात यूजीसी नेट जेआरएफ के इकाई 2 में लगी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास से बात करेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह जानिए कि साहित्य के इतिहास में दर्शन की वही भूमिका है जो खाने में नमक की है। अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर जब भी हम बात करेंगे तो हम दर्शन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम इतिहास को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और जब हम इन दोनों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। क्या साहित्य मूल रूप से दर्शन है? क्या इतिहास मूल रूप से दर्शन है? अथवा इन तीनों के बीच में कुछ संबंध है या अटूट संबंध है? आखिर क्या है? तो मूलतः आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पड़ताल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्शन की वही भूमिका है जो भूमिका हमारे खाने में नमक की होती है। अर्थात इससे साबित होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए दर्शन महत्वपूर्ण। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन भी किसी भी रूप में दर्शन का इतिहास नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या साहित्य का इतिहास जो है, क्या वो दर्शन का इतिहास है? तो यहां पर हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन का जो रूप है वह दर्शन का इतिहास नहीं है। तो दर्शन का इतिहास नहीं है तो फिर है क्या? तो हम देखते हैं, दर्शन मूलतः विचार है। दर्शन क्या है? मूलतः विचार है या दृष्टि है। इन्हें कई विद्वानों ने भी परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन हम उन परिभाषाओं में नहीं जाएंगे क्योंकि वे सारी परिभाषाएं आपको कहीं पर भी किसी भी पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध हो जाएंगे। विचार की साहित्य में पर्छन्य भूमिका होती है। हमने कहा कि दर्शन क्या है? वह मूलतः विचार है, और विचार की जो भूमिका होती है वह साहित्य में महत्वपूर्ण होती है। दर्शन के आधार पर साहित्य विकसित नहीं होता है। सवाल इस बात का भी हमारे सामने प्रकट होता है कि क्या दर्शन के आधार पर साहित्य को विकसित किया जा सकता है? तो दर्शन के आधार पर साहित्य को विकसित नहीं किया जा सकता है, और ना ही दर्शन साहित्य को कभी नियंत्रित कर सकता है। ये स्वाभाविक है। अगर दर्शन जो विचार है या दृष्टि है वह अगर साहित्य को नियंत्रित करता तो जो वर्तमान में साहित्य का रूप है वह आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता है। इन हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अध्ययन के दौरान कुछ प्रश्न मन में जागृत होते हैं। वे प्रश्न क्या हैं? वे प्रश्न है, क्या साहित्य का इतिहास दर्शन दर्शन का इतिहास है? क्या साहित्य का इतिहास दर्शन दर्शन का इतिहास है? अथवा दर्शन के आधार पर साहित्य विकसित हो सकता है? अथवा दर्शन साहित्य को नियंत्रित कर सकता है? तो अगर इन तीनों प्रश्नों को केंद्र में रखें तो हम पाते हैं कि दर्शन के आधार पर साहित्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, साहित्य को विकसित नहीं किया जाता, और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन
मूलतः दर्शन का इतिहास नहीं। अब कहिएगा कि नियंत्रित कैसे नहीं की जा सकती है, तो मुझे बताइए, अगर नियंत्रित की जाती तो आप जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पारंपरिक दृष्टि है या चिंतन धारा का विकसित रूप, या आप कह सकते हैं जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी चिंतन परंपरा में बहुत ध्यान देते हैं, परंतु जब भक्ति काल पर आते हैं तो वहां पर उनके केंद्र में इस्लाम बस जाते हैं, तो हम तो वहां पर उसकी इस्लाम की दृष्टि देखते हैं। इसी तरह से अनेक दृष्टि, जैसे रामविलास शर्मा की जो जातीयता की दृष्टि है, जिसके तहत वे हिंदी प्रदेशों की बात करते हैं, ये तमाम दृष्टि को अगर हम दर्शन मान ले, तो क्या इन दृष्टियों से हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को समझा जा सकता है या हिंदी साहित्य को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर नियंत्रित किया जाता तो आज इतने बड़े बड़े साहित्यकार या इतने बड़े आलोचक नहीं पैदा होते और साहित्य में नई चीजों की अवधारणाएं नहीं होती, नई चीज नहीं आते। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, साहित्य का इतिहास दर्शन मूलतः इतिहास पर ही आधारित है, वह दर्शन पर आधारित नहीं है। इसी तरह इतिहास साहित्य पर आधारित है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि साहित्य और इतिहास का परस्पर संबंध है, अटूट संबंध है, और इसको हम साहित्य के इतिहास को हम दर्शन का इतिहास नहीं कहेंगे, और इतिहास और साहित्य में अनुनय संबंध है या अन्यानुसृत संबंध है, आप इस तरह से कह सकते हैं। इस प्रकार से साहित्य इतिहास दर्शन की समस्या मूलतः वही है जो साहित्य की समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य और दर्शन के परस्पर संबंध को आंख बंद कर मानने से बचना चाहिए। इसका मतलब कतई नहीं होता कि इतिहास दर्शन से कोई संबंध नहीं होता या साहित्य का दर्शन से संबंध होता ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अपने आप में एक जटिल विषय है, और इस पर बात करने से बड़े बड़े आलोचक बचते हैं और बड़े बड़े आलोचकों को ये परेशान करने वाले विषय हैं। तो इसलिए आपको जब हमारे क्लास में होंगे तो आपको ये थोड़ी सी समझने में जटिलता आ रही होगी, लेकिन आप जब इन जटिल प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो आपको तमाम बातें समझ आएगी। इस विषय को समझने के लिए 2-3 किताबें मैं आपको बता दूं। एक तो आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो ये इतिहास ही है, या उसके 2 लेख हैं जिसमें उन्होंने भारत का इतिहास दर्शन, भारत के चिंतकों के द्वारा इतिहास दर्शन और पश्चात इतिहास दर्शन पर दोनों 2 लेख में इसकी चर्चा किया। तो आप वहां पर वो लेख भी देख सकते हैं। जगदीश्वर चतुर्वेदी की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसमें इतिहास दर्शन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने शुरुआत ही की थी कि ये थोड़े जटिल विषय है, इसमें थोड़ी सी समझने के लिए आपको धैर्यता की जरूरत होगी, धैर्य बनाए रखना होगा और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कटेंगे तो आपको ये समझ से बाहर जाएगी। खैर, हिंदी साहित्य जगत में शोध बहुत हुए हैं और ये अभी भी हो रहे हैं। हम भी शोध करने की ओर अग्रसर हैं या अन्य हमारे मित्र शोध कर रहे हैं। इस शोध में कविता और दर्शन की संबंध तलाश की गई है, और जब कविता में दर्शन की संबंध को तलाश की जाती है तो उसकी सही व्याख्या हमारे सामने सही रूप में नहीं आ सकती है। आपको कुछ रूप दिखाएंगे हम उदाहरण के तौर पर, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। तो इसके कारण
कीर्ति का मूल स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। कीर्ति का मतलब रचना, ठीक है। यूं कहें कि रचना और दर्शन के अंतः संबंध को स्थापित करने के चक्कर में रचना की मूल स्वरूप ही नष्ट हो जाती है। अर्थात जब कोई आलोचक किसी रचना को में दर्शन की तलाश करते हैं तो उस रचना की जो मूल स्वरूप है वह स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता है। और जब मूल स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता है तो अनेक रचनाएं आलोचकों के व्याख्याओं के अनुकूल हो जाती है, जिसके धर्रा पर चलने की एक परंपरा हिंदी साहित्य में विकसित हो जाती है। तो इसलिए जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पे बात करें अथवा हम हिंदी साहित्य की अध्ययन अध्यापन की बात करें तो हमें दर्शन के पूर्वाग्रह से बचने की जरूरत है। अगर हम दर्शन के पूर्वाग्रह से नहीं बचेंगे हम किसी भी रचना के वास्तविक स्वरूप को हिंदी साहित्य में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। इसके कारण कहीं साहित्य इतिहासकार रचना में दर्शन की धारणाओं से मिलते जुलते वाक्यों, विचारों या उदाहरणों को खोजना शुरू कर देते हैं। इसी प्रसंग में वेलेक वारेन ऑस्टिन वारेन ने लिखा है और उन्होंने साहित्य सिद्धांत नामक पुस्तक में लिखा है जो लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। उन्होंने कहा दर्शन और साहित्य के बीच निकट संबंध प्रायः वंचनापूर्ण है। वंचनापूर्ण का मतलब होता है धोखादायक। और मैं बार बार इस बात पर आपको विशेष जोर दे रहा हूं कि जब किसी भी रचना की हम मूल टेक्स्ट की बात करते हैं तो अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखते हैं, किसी विचारधारा की दृष्टि से प्रेरित होकर उसका अध्ययन और अध्यापन करते हैं अथवा किसी दृष्टि से देखने की प्रयास करते हैं तो हम उस रचना के मूल टेक्स्ट को साहित्य जगत में नहीं ला पाते हैं। और हमें जब भी हम रचना के अध्ययन करें तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। इसी संबंध में रेने वालेक और ऑस्टिन वारेन कहते हैं कि दर्शन और साहित्य के बीच निकट संबंध प्रायः वंचनापूर्ण है। वंचनापूर्ण का मतलब हुआ धोखादायक है। और इसके समर्थन में जो भी तर्क दिए जाते हैं उनमें प्रायः अतिरंजना से काम लिया जाता है। अतिरंजना का मतलब समझते हैं? अतिरंजना का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अधिकता, ठीक है, ताकत के साथ, ठीक है। जो तर्क दिए जाते हैं इसमें प्रायः अतिरंजना से काम लिया जाता है क्योंकि ये साहित्यिक विचारधारा पेशे से संबंधित अभिप्रायों और कार्यक्रमों के अध्ययन पर आधारित होते हैं। ऑस्टिन वारेन और रेने वेलेक के इन कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य का संबंध वंचनापूर्ण अर्थात दर्शन और साहित्य का संबंध धोखादायक है। इस संदर्भ में जो भी तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे वो अतिशयोक्तिपूर्ण होंगे क्योंकि साहित्यिक विचारधारा पेशे से संबंधित है। रेने वालेक और ऑस्टिन वारेन ने साहित्य के सिद्धांत नामक पुस्तकों से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन का मानव इतिहास से जितना संबंध है साहित्य से उतना निकट लगाव है। तो एक बात तो यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि दर्शन का संबंध मानव के इतिहास से है और साहित्य का संबंध उनके निकटता से है। हिंदी के कई आलोचकों का मानना है कि साहित्य का
साहित्य इतिहास में विचारधारा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और राजनीति का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह के बातें करते हैं वे मूलतः विचारधारा से प्रेरित होते हैं और राजनीतिक से प्रेरित होते हैं। वे एक तरह से आप कह सकते हैं भोले व्यक्ति हैं, और जो व्यक्ति भोले होते हैं वे बहुत कठिन होते हैं, उसे समझना मुश्किल हो जाता है। इतिहास लेखन में संभव है ही नहीं कि किसी भी सामग्री का चयन तटस्थ भाव से किया जाए। मतलब तटस्थ होकर आप इतिहास से सामग्री का चयन नहीं कर सकते हैं, बट अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तटस्थता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाएंगे। अर्थात निष्पक्ष भाव से रहा जाए। यह भी संभव नहीं है कि विचारधारा को दरकिनार कर दिया जाए। इतिहास में तटस्थ जैसी कोई चीज नहीं है होती। इतिहास स्वयं भी तटस्थ नहीं होता है। इतिहास में जो कुछ घटा है या जिन कृतियों या लेखकों का हम चयन करते हैं उनके पीछे मूल्य सक्रिय रहे हैं, विचारधारा सक्रिय रही है। तो एक तो जो व्यक्ति या जो आलोचक इस बात की पैरवी करते हैं या वकालत करते हैं कि इतिहास में, साहित्य इतिहास में विचारधारा और राजनीति का कोई महत्व नहीं होता है, वे एक प्रकार से भोले हैं। क्योंकि कोई भी साहित्य इतिहास या कोई भी आलोचक तटस्थ होकर इतिहास के सामग्री का चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तटस्थता भी अपने आप में एक संदेह आस्पद है। और जब जो भी चीजें तटस्थ होती है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होना सुनिश्चित है। और जो भी व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं वह एक प्रकार से भोले हैं और वे यह साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदी साहित्य को राजनीति और विचारधारा से परे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य के इतिहास में तटस्थ सामग्री का अभाव है। अब आप सवाल ये उठता है कि जब तटस्थ सामग्री का ही अभाव है तो फिर आप तटस्थ होकर सामग्री का चयन कैसे करेंगे? और ये तटस्थता आप देखे होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिस पर मूल रूप से कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो जब मूल रूप से निर्णय नहीं दे सकता, जो असंबंध मतलब असंदिग्ध है, जो उपलब्ध नहीं है, वहां पर तटस्थता की बात कैसे की जा सकती है? तो इसलिए सामग्री, इतिहास के सामग्री के चयन में तटस्थता स्वाभाविक नहीं, मतलब संभव नहीं है, जिसके कारण तथ्य का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। मूल्यगत निर्णय का संबंध सामग्री के चयन से संबंधित है, जहां हमें पुस्तकों और साहित्य में भेद करना पड़ता है। अर्थात आप समझ रहे हैं ना, जब हम साहित्य के पुस्तकों, मान लीजिए कि 10 पुस्तकें हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, 10 पुस्तकें हैं और किसी आधार पर आपको चयन करना है, तो आप उन्हीं पुस्तकों की चयन करते हैं जो आपके मानस पटल में बैठे हुए, आप सोचते हैं कि हमें इस विषय पर लिखना है तो हम यही विषय चयन करेंगे। या आप अन्य किताबों के बीच में जो भेद पैदा करते हैं, मतलब आप जो चुनते हैं, आप जो निर्णय लेकर चुनते हैं कि ये किताब इस तरह से है तो इसको नहीं लेंगे, ये किताब इस तरह से तो इसको नहीं लेंगे। तो यही कर जहां हमें पुस्तकों और साहित्य में भेद करना पड़ता है, जब हम किसी लेखक पर अधिक लिखने की निश्चय करते हैं अथवा तिथियों या पुस्तक विशेष का पता लगाते हैं तो कुछ निर्णय कर चुके होते हैं, जिसके कारण हम लाखों दूसरी पुस्तकों और घटनाओं के बीच से उस पुस्तक या घटना का चुनाव करते हैं।
तो इतिहास के देखने के कई तरीके आजकल प्रचलन में है। तो वह प्रचलन में क्या है, उन तरीकों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और फिर आज के क्लास को यही स्टॉपेज करेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम आपके कुछ प्रश्न लेंगे, फिर हम इस विषय पर कल बात करेंगे। तो लेखक की आशय या मंशा की खोज, कि मतलब लेखक क्या कहना चाहता है या उसकी मंशा क्या, ये इतिहास को देखने के तरीके विकसित हो गए हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है, वर्तमान साहित्य आंदोलन और शैली के नजरिए से खोजना। अर्थात जो, जैसे आप देखते होंगे कि 1900 से लेकर 1950 के जो भी साहित्य हैं, या आप कह सकते हैं 1920 से 1950 तक के साहित्य में हर कोई न कोई आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की तलाश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये दृष्टि विकसित हुई है कि वर्तमान साहित्य आंदोलन और शैली के नजरिए से खोजना। फिर में अर्थात रचना में युगिन सत्य की तलाश करना, कि युग के सत्य कौन थे, युगिन सत्य क्या थे, उस सत्य की तलाश। ये इतिहास लिखने के कई कई तरीकों में प्रचलित है। फिर क्या, रचना के मूल्यांकन के जरिए समग्र अर्थ प्राप्त करना। मतलब कोई रचना है उसका मूल्यांकन करते हुए समग्र रूप में समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आज हम लोग इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकार के पास अगर आप ये तमाम चीजें करते हैं तो इसमें एक इतिहास का, साहित्य इतिहासकार का या एक विद्वान की जो भूमिका होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कल बात करेंगे इस विषय पर। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी चाहिए, इतिहासकार के पास आलोचनात्मक विवेक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास आलोचनात्मक विवेक नहीं होगा, जिस इतिहासकार के पास आलोचनात्मक विवेक नहीं होंगे, तो वे चीजों को समग्रता में नहीं देख पाएंगे, और जब समग्रता में नहीं देख पाएंगे तो रचनाएं अथवा उनके मूल्यांकन हमेशा संदेहास्पद होंगे। तो एक तो आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए, उनके पास विवेक होनी चाहिए, दृश्य अदृश्य अर्थ, दृश्य और अदृश्य अर्थ को समझने की क्षमता होनी चाहिए, तथा ऐतिहासिक और सामयिक अर्थ को खोजने की ताकत होनी चाहिए। इन दोनों के मेल से ही इतिहास दृष्टि बन सकती है। अतः रिचर्ड रोर्ती के शब्दों में अगर मैं कहूं, जिन्होंने फिलोसफी एज ए काइंड ऑफ राइटिंग नामक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा, रिचर्ड रोर्ती के शब्दों में साहित्य का इतिहास दर्शन एक लेखन है। और जब भी लेखन होता है तो वह लेखन हमेशा आपसे सजगता की मांग करती है, सतर्कता की मांग करती है, और आपको बार बार मूल टेक्स्ट के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो हम कुछ प्रश्न लेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर। कल हमारी बातचीत फिर इसी विषय पर होगी। तो आप आज हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के बारे में कुछ पढ़ लें, और फिर कल जब हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ बातें कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो 1-2 मिनट में 1 मिनट इंतजार करता हूँ, तो मैं उस प्रश्न पर विचार करूंगा। अगर जवाब देने में सक्षम होऊंगा तो जवाब दूंगा, अगर सक्षम नहीं होऊंगा तो कल आकर के जवाब दूंगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप बताएं। आप किसी के कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आप आए, मुझे अच्छा लगा।